तो हाल ही में हम लोगों ने न्यूज़ देखी है, श्रीलंका से निकल के आई है कि श्रीलंका के जो पीएम है महिंदा राजपक्षे, उन्होंने अपने ही छोटे भाई जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उनको इस्तीफा दे दिया है। और श्रीलंका का हम लोग जानते हैं बहुत बुरी हालत चल रही है। जिस हिसाब से डिक्लाइन हुआ है श्रीलंका का, पब्लिक इमरजेंसी घोषित है वहां पे। लोग मांग कर रहे थे काफी समय से पीएम महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के लिए, और आखिरकार उन्होंने दे ही दिया है। तो मैंने सोचा सब बात कर लें कि श्रीलंका में क्या स्थितियां चल रही है। देखो, हम लोग जानते हैं एक तो श्रीलंका की कुछ खुद उनकी नीतियां हैं, दूसरा कोविड का असर रहा है, तीसरा चाइना पे जो ओवर डिपेंडेंसी है श्रीलंका की, उसके बाद में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, साथ साथ में लीडरशिप की जो प्रॉब्लम्स आई हैं, इन सभी के चलते हुए श्रीलंका का डाउनफॉल हो गया है। आज हम जानते हैं श्रीलंका के पास में फॉरेक्स नहीं बचा है, टूरिज्म जिस हिसाब से नीचे गया है, जो बचा कुचा फॉरेक्स था वो भी खत्म हो गया है। साथ ही साथ में हम देखते हैं इसेंशियल फूड कमोडिटीज जिनकी इंपोर्ट करती थी श्रीलंका सरकार, मतलब ऐसी चीजें जो लोगों को चाहिए ही चाहिए, खाने पीने की चीजें, वो नहीं बची हैं वहाँ के लोगों के पास में। लोगों के पास में सिलेंडर्स नहीं है जिनसे वो खाना बना सके, एलपीजी सिलेंडर्स। ड्रग्स की बात करें वो नहीं मिल रहा है, खाने की चीजें नहीं मिल रही हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है पूरी तरीके से। आज वहां पे 1 किलो अगर अपन लोग व्हाइट राइस की बात करें चावल की, तो वो 150 रुपए किलो मिल रहे हैं। गेहूं वहां पे 300 रुपए किलो मिल रहे हैं। कोकोनट ऑयल की अगर अपन लोग बात करें 450 रुपए किलो मिल रहे हैं। इवन तो कोकोनट ऑयल तो जो श्रीलंका में पैदा किया जाता है तब यह हालत है। और सोचो मिल्क पाउडर जब अपन बात करते हैं तो वो 1000 रुपए किलो तक पहुंच गया है, दूध वगैरह। तो ओवरऑल जो खाने की चीजें हैं और भी चीजें हैं, उन सब की हालत खराब हो गई है। और इन्हीं के चलते हम देखते हैं वहां पे पब्लिक इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है। और पब्लिक इमरजेंसी को चलते भी और प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोग तो प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, सीधी सी बात है। लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। हम देखते हैं वहां के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उनके घर के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनमें 54 लोगों को पकड़ लिया गया है। इवन तो जो वहां के रिपोर्टर्स थे उनको पकड़ लिया गया है, और स्ट्रिक्ट कंडेम करने को कह दिया है कि इन लोगों को पकड़ो और जेल में डालो। साथ ही साथ में जिस हिसाब से श्रीलंका में इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ है, उसके चलते श्रीलंका से बहुत से ऐसे रेफ्यूजीज हैं जो भारत की तरफ आ रहे हैं। भारत ने हाल ही में हम देखते हैं मंडापम कैंप बनाना शुरू भी कर दिया है तमिलनाडु में। जितने भी तमिल लोग, भारत ने ये कहा है कि जितने भी तमिल लोग हैं जो श्रीलंका से भारत में आ रहे हैं, उनको एज एन रेफ्यूजी हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। लेकिन याद रखना, केवल तमिलों को एक्सेप्ट कर रहा है भारत, सारे रेफ्यूजीज को नहीं। अब ये सारे काम तो वहां पे चल ही रहे हैं। और देखो, एक चीज और कही जाती है, हम लोग अगर 1900 की बात करें ना, 90s की, तो 90s के समय गांधी जी जब थे, तो गांधी जी के समय पे वहां पे हम लोग देखते हैं कि प्लेग फैला था इंडिया में। 1912 या 13 की बात है, प्लेग फैला था इंडिया में। और प्लेग के समय जब लोग पहले से परेशान थे ना, सरकार ने उनका क्रैकडाउन और करना शुरू कर दिया था। तो इसको, सीधी सी बात है ना, उनको जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे थे। और वही काम आज अगर देखा जाए तो श्रीलंका में हो रहा है। और यही सब चलते हम लोग देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री है उनको इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री और 26 और मंत्री हैं, उन सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जो गोटाबाया राजपक्षे हैं राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि 4 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी बहुत कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका सरकार में रहना जरूरी है। लेकिन हाँ, सरकार पूरी तरीके से गिराई जा चुकी है। आज अगर अपन लोग बात करते हैं ना, तो तक श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन 2.2 करोड़ है, जिसको आज कोई संभालने वाला नहीं है वहां पे। आज लोग खाने तक के लिए तरस गए हैं। सोचो, जो बिजली जैसी इसेंशियल कमोडिटीज की अपन लोग बात कर रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है वहां पे 12-12 घंटे। और ये 12-12 घंटे तो वहां की डाटा है, तो हम भी जानते हैं जब 12 घंटे लिखा जाता है तो ऑन एन एवरेज 14 से 16 घंटे लोगों के घर में बिजली नहीं आ रही है वहां पे। अब इस पूरे इकोनॉमी की जो हालत हुई है, इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये 2010 से ही शुरू हो गया था। देखो, 2010 में जो इकोनॉमिकल मिसमैनेजमेंट है उसको लेके श्रीलंका के लिए एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल मिसमैनेजमेंट हो रहा है। श्रीलंका जितना पैसा खर्च कर रहा है उतना पैसा वो कमा नहीं पा रहा है। साथ ही साथ में श्रीलंका के बजट शॉर्टफॉल हो रहा है। बजट शॉर्टफॉल का मतलब ये होता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब तुम्हारे यहाँ की जनता के कमाने की तक स्थिति उतनी नहीं है। तुमने कोई एक नए ऐसे जरिए नहीं खोजे हैं जिनसे तुम बाहरी देशों से पैसा कमा सको, ये सब कर सको, और तुम उधार ले लेकर अपने देश की इसेंशियल चीजों की काम चला रहे हो। सीधी सी बात है, इम्पोर्ट जो कर रहे हो उधार ले लेकर।
साथ साथ में जब श्रीलंका का लगातार डाउनफॉल इन सब चीजों में होता गया, श्रीलंका पे कर्जा बढ़ता चला गया। आज श्रीलंका सरकार के पास में 400 से 500 बिलियन का केवल और केवल कर्जा है दूसरे देशों का। तो 500 बिलियन, वो भी श्रीलंका जैसे छोटे देश के लिए अपन अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, हम लोग जानते हैं जैसे क्रिसल्स वगैरह हैं, ये लोग क्या करती हैं, देखती हैं कि कौन सी कंट्री कितना अच्छा अपने क्रेडिट मैनेजमेंट कर रही है, उस हिसाब से उन्हें रैंकिंग देती हैं। श्रीलंका की रैंकिंग क्रेडिट रैंकिंग एजेंसीज के द्वारा रैंकिंग में लगातार गिराई जाती रही हर साल। श्रीलंका गिरते 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 इतना नीचे आ गया कि आज श्रीलंका अगर बाहर जाता है किसी से लोन मांगने, तो वो उसे बहुत ज्यादा हाई रेट से मिलता है, और काफी जगह से तो मिलता भी नहीं है, ये हालत है। तो इतना सब इकोनॉमिक डाउन देखते हुए फिर हम देखते हैं 2019 के बाद में, 2019 के एंड में आ गया कोविड। 2020 में कोविड शुरू हो गया था, लॉकडाउन लग गए थे जगह जगह पे। श्रीलंका में जो टूरिज्म बेस उनकी इकोनॉमी है, ज्यादातर जितना भी उनके पास में फॉरेक्स आता था वो ज्यादातर आता है टूरिज्म से। क्योंकि देखो, ना तो श्रीलंका में बहुत बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और ना ही श्रीलंका के ज्यादा लोग हैं जो बाहर से रेमिटेंस भेजते हैं। श्रीलंका के पास में फॉरेक्स इकट्ठे करने का केवल एक ही जरिया था, जो था टूरिज्म। टूरिज्म पूरी तरीके से क्रैकडाउन हो गया कोविड के समय, जिस वजह से श्रीलंका की ऐसी हालत देखते हुए जिन लोगों ने श्रीलंका में इन्वेस्ट करके रखा था पैसा, उन लोगों ने अपना पैसा श्रीलंका से खींच लिया। जैसे ही श्रीलंका से उन लोगों ने अपना पैसा खींचा है, यहाँ पे श्रीलंका का फॉरेक्स एकदम से 2019 से धड़ाम करते हुए गिरता है, और 70% तक फॉरेन रिजर्व खाली हो जाते हैं 2020 से 2022 के बीच में, केवल 2 सालों में। जनवरी 2020 से बात कर रहा हूं मैं। और इस चीज को कहा जाता है ट्विन डेफिसिएट। ट्विन डेफिसिएट क्या होता है कि तुम्हारे पास में जो इन्वेस्टमेंट थे वो भी अचानक से गिर गए हैं, और साथ ही साथ में तुम्हारे पास में कर्जा भी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हाँ, कुछ श्रीलंका की पॉलिसीज भी ऐसी रही कि जैसे हम लोग बात कर लें 2019 में जब महिंद्रा राजपक्षे की नई सरकार बनी थी, तो वो टैक्स कट करने की कह के लोगों से सरकार में आए थे। तो वो सरकार में आए, उन्होंने लोगों से कह दिया कि हम टैक्स कम लेंगे, और आगे टैक्स कट लागू भी कर दिए। टैक्स कट लागू करने से क्या हुआ, सरकार कम पाई। सरकार कमाएगी कम जब लोगों से, सरकार के पास में पैसा आएगा ही नहीं, तो नया इन्वेस्टर उनमें पैसा लगाएगा क्यों, जब देश ही दमदार नहीं होगा। तो पहली बात ये है। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनको बंद करके श्रीलंका सरकार ने कहा था कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती करेंगे। तो उस चक्कर में श्रीलंका का जो ओवरऑल प्रोडक्शन था फूड बेवरेजेस इन सब चीजों का, वो ड्रास्टिकली गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स तुम अचानक से बंद कर दोगे, एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे नहीं जाया जा सकता। बाद में लेकिन श्रीलंका सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को रोका, केमिकल पेस्टिसाइड दोबारा शुरू किए, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, ये भी है। तो और जब ये ओवरऑल होता है तो साथ साथ में करेंसी का डिवैल्यूएशन भी हो जाता है। करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाता है तो $1 के प्रति श्रीलंका करेंसी बहुत इतनी गिर गई कि श्रीलंका आज कोई भी चीज इंपोर्ट करवाने जाता है तो श्रीलंका को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। तो इन सभी चीजों के चलते हुए साथ साथ में पब्लिक डेप्ट अनस्टेबिलिटी लेवल इस हद तक पहुंच गया है श्रीलंका में कि आज श्रीलंका कोलैप्स की स्थिति पे है, और यही वजह है जिनके चलते श्रीलंका के जो पीएम है उनको भी इस्तीफा अभी देना पड़ गया है। तो दैट्स ऑल।